दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड थी, और डिमांड ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को कोर्स भी हमारा कंप्लीट कराना था रीट लेवल 2 एसएसटी को लेकर। रीट लेवल 2 एसएसटी के अंदर दोस्तों आप सभी को पता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो इकोनॉमिक्स को लगता है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से लगता है। और इसी डर को ख़त्म करने के लिए अब डेली रात को 9 बजे मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और अपनी इस बुक को, जो बुक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रीट की जो बुक है, जो सबसे बेहतरीन किताब हमने आप लोगों के लिए बनाई है रीट लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ आज की इस कक्षा के अंतर्गत। पहले तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री कृष्णा। बिल्कुल सुमन मीना गुड इवनिंग, ओके, जय श्री राधे राधे बेटा, राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। अब एक बार सभी साथी लोग क्लास में आ जाइए और एक बार आप ये बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी वॉइस आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है? मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ, यानी ऑडियो और वीडियो दोनों प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सामने है या नहीं है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज से हम दोस्तों आप लोगों की रीट लेवल 2 एसएसटी की समस्या का समाधान करने के लिए आ चुके हैं आप लोगों के सामने। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये भी कमेंट करके बताओ दोस्तों, ये जो बुक आप लोग देख पा रहे हो, ये बुक तुम सबके पास है या नहीं है? इतना तो बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस बुक के अंदर मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, एक तो इकोनॉमिक्स में पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और एक शिक्षण विद्या भी मैं ही आपको पूरी करवाऊंगा। ओके, यानी कि पूरी जिम्मेदारी मेरी है आप लोगों के प्रति। ओके, सभी को जय माता दी, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। चलिए मेरे पास आ जाइए। ओके, कमेंट करके देखो मित्रों, 2-4 मिनट अपन बात कर लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लाइव क्लासेस के अंदर हो। ये लाइव क्लासेज है, इसको कुछ बच्चे लाइव देखेंगे, कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे, और बुक सबके हाथ में होगी। नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखना, दृष्णा पब्लिकेशन दोस्तों, जो कि राजस्थान का आज वर्तमान में नंबर 1 पब्लिकेशन बन चुका है राजस्थान के प्रत्येक भर्ती परीक्षा को लेकर। ओके, चलिए आज का पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसका मतलब है जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जहां से हमें इनकम जनरेट होती है, या इकोनॉमी में दोस्तों उनका बेनिफिट प्राप्त होता है। वैसे तो मैं आपको समझा दूं दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के अंदर केवल 3 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, लेकिन आज वर्तमान में 2 क्षेत्र और शामिल कर लिए जाते हैं। लेकिन हम फिर भी पढ़ते तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तो 3 ही होते हैं, जिसमें से अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, एक क्षेत्र हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, एक क्षेत्र हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, और एक क्षेत्र होता है दोस्तों हमारा तृतीय क्षेत्र होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कौन से सेक्टर में कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है और कौन सी चीजों को शामिल नहीं किया जाता है, ये बड़ी बात है। तो मैं आपको इतना समझा दूं कि प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित होता है, द्वितीय क्षेत्र जो उद्योगों से संबंधित होता है, और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्रों से संबंधित होता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को हम एग्रीकल्चर लेके चलते हैं, द्वितीय क्षेत्र उद्योगों से संबंधित होता है, और तृतीय क्षेत्रों में सेवा क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, यानी कि सर्विस सेक्टर को शामिल करते हैं। मैं आपको इतना और बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे, देखिए मित्रों, आज के इस क्लास के अंदर चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे आधा घंटा लगे, आज मैं इस पूरे चैप्टर को आपको कवर करवा के रहूँगा। पूरा चैप्टर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि कहते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, हमने नोट्स में लिख रखा है कि भारत की जनसंख्या दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आती है, या कहे तो आज नंबर 1 पर भी आती है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था मानी जाती है। दुनिया की दोस्तों अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की हम कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसी अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना भी आज देखने को मिलती है। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। भले ही आज में वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय कम है,
प्रति व्यक्ति आय कम है, पर कैपिटा इनकम कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था में अपना क्या देते हैं, योगदान देते हैं। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई सेक्टर्स होते हैं जिनका इस अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। जैसे कि मैं कह दूं, आज इस ऑनलाइन के ज़माने में शिक्षा का स्तर तेज गति से बढ़ रहा है और उस शिक्षा के स्तर में बढ़ने के कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें से एक डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन भी है जो आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है उस गति से बढ़ने के पीछे बहुत से एरियाज, बहुत से सेक्टर्स, बहुत सी चीज़ों का बड़ा योगदान देखने को मिलता है। ये एक सबसे बड़ी बात आप लोगों के सामने आती है। ओके, फिर हम कह सकते हैं आज भारत की अर्थव्यवस्था को आम तौर पर 3 क्षेत्रों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। मतलब कि अगर ये समझ लीजिए कि अगर भारत को 100 रुपये पूरे दिन भर प्राप्त होते हैं तो ये 100 रुपये 3 जगह से मिलते हैं। कुछ पैसा कृषि से आता है, कुछ पैसा उद्योगों से आता है और कुछ पैसा हमारे जैसे सर्विस सेक्टर से भी प्राप्त होता है। जब जाके भारत के अंदर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, 100 रुपये का उत्पादन होता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हमारा भी योगदान है, तुम्हारे माता पिता जो खेती करते हैं उनका भी योगदान है, तुम्हारे माता पिता जो किसी उद्योग फैक्ट्री में काम करते हैं उनका भी योगदान है। यानी कि अगर मैं कहूँ सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य हम करते हैं और उस कार्य से अगर कोई भी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ता है तो यहाँ तक की बात आपके सामने आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक एरिया आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, एक एरिया आपका द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है और एक एरिया आपका तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। 3 क्षेत्रों का योगदान बड़ा माना जाता है अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखें। फिर अपन कह सकते हैं इन 3 क्षेत्रों के अलावा भी चतुर्थक और पंचम क्षेत्र भी होते हैं जो मुख्य रूप से उच्च तकनीक और ज्ञान आधारित उद्योगों को दर्शाने का कार्य करते हैं। यानी कि आपको मैं इतना समझाने का प्रयास जरूर करूंगा, भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है उस गति से बढ़ने में केवल एक सेक्टर नहीं, 2 सेक्टर नहीं, बल्कि 3 सेक्टर है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे घर में अगर ग्रोथ होती है, तुम्हारे घर में अगर प्रोडक्शन होता है तो हो सकता है दोस्तों उस घर में कुछ ऐसे लोग हो जो ऐसा कार्य कर रहा हो। इसका मतलब एक अकेले व्यक्ति से घर की ग्रोथ तो नहीं हो रही होगी, हो सकता है बहुत सारे लोग मिलकर वहां पर अलग अलग प्रकार का कार्य कर रहे होंगे और उन अलग अलग प्रकार के किए गए कार्य से ही उनकी ग्रोथ हो रही होगी। उसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ पैसा कृषि से आता है, कुछ पैसा उद्योगों से आता है और कुछ पैसा सेवा क्षेत्रों से हमें प्राप्त होता है। तब जाके भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ प्रोडक्शन होता है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कार्य करता है। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आता है एक एक क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों वैसे तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है प्राकृतिक चीज़ों से कोई चीज़ प्राप्त करना। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से जब भी हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। मैं आपको इतना और समझा दूं, प्राथमिक क्षेत्रों में भी 4 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। चाहे दोस्तों वो आपका कृषि हो, चाहे वो कृषि संबंधित क्रियाएं हो, चाहे वो खनन हो, चाहे वो उत्खनन हो, इन सभी प्रकार की क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि मैं कह दूं कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन संबंधित होता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन संबंधित क्रियाओं को देखने का कार्य प्राथमिक क्षेत्र का होता है। जैसे कि कृषि हो, चाहे वो कृषि संबंधित क्रिया वानिकी, मछली पकड़ना या खनन हो, या इसी के अंदर हम उत्खनन जैसी क्रियाओं को भी शामिल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो प्राथमिक क्षेत्र तो एक क्षेत्र हो गया, इस प्राथमिक क्षेत्र के 4 उप क्षेत्र होते हैं। ये बात आप अपनी किताब में नोट कर लेना, और नोट करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि किताब में लिखा हो। इसके अंतर्गत एक तो आता है कृषि क्रियाएं, यानी कि कृषि क्षेत्र। एक तो इसमें कृषि क्षेत्र को शामिल करते हैं,
एक कृषि संबंधित क्रिया है। कृषि संबंधित जो क्रियाएं होती है, कृषि संबंधित जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। एक होता है आपका खनन क्षेत्र, इसमें आता है, और एक आपका उत्खनन क्षेत्र आता है। ये 4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके आपके। अब देखिए मित्रों, एक बालक कहना चाह रहा है सर मैं वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूँ, एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था अब तक समझ में नहीं आई पर आपकी क्लासेस समझ आ रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमिक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स को आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप बोलते रहो बस। ओके, इसका मतलब ये समझ लीजिए प्राथमिक क्षेत्रों में एक क्षेत्र कृषि है, एक आपका कृषि संबंधित क्रिया है जिसको पशुपालन, वन पालन, यानी कि कृषि संबंधित क्रियाओं का मतलब होता है मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि होती है? मिश्रित कृषि होती है, जहां पर पशुपालन, वन पालन ऐसी क्रियाएं शामिल होती है। कभी कभी तुमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया का सबसे ज्यादा योगदान होता है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? कृषि का, फिर किसका होता है? कृषि संबंधित क्रियाओं का, फिर किसका होता है? खनन का, और फिर सबसे लास्ट में होता है उत्खनन का। अब बच्चों के मन में प्रश्न आता है सर खनन क्या होता है और उत्खनन क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। खनन का मतलब होता है जमीन की गहराई से कोई चीज प्राप्त करना, जैसे कि कोयले की खान से कोयला निकालने की जो क्रिया होती है वो आपका खनन क्षेत्र कहलाता है। और उत्खनन का मतलब होता है दोस्तों, अगर बात है उत्खनन का जो मतलब होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों जमीन की ऊपरी सतह से, जमीन की ऊपरी सतह से जो चीजें हम प्राप्त करते हैं वो सारी चीजें उत्खनन के अंतर्गत शामिल की जाती है। उन सभी क्रियाओं को हम उत्खनन का पार्ट लेकर चलते हैं जो जमीन की ऊपरी सतह से संबंधित मानी जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि अर्थव्यवस्था की जब बात अपन करते हैं तो उसमें कृषि संबंधित क्रिया, खनन और उत्खनन को शामिल करते हैं। कभी कभी तुमसे ये पूछ लिया जाए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या होता है? तो दोस्तों इस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से पहचानते हैं क्योंकि मुख्यतः इसमें कृषि संबंधित क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। फिर मैं कह दूं दोस्तों दूसरे नंबर का आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को बेसिकली उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधनों को तैयार उत्पादों में बदलने से संबंधित क्रियाएं शामिल होती है जिसमें निर्माण, विनिर्माण और ऊर्जा संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अगर मैं एक बात आपको समझाऊं तो दोबारा समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं दोस्तों जो द्वितीय क्षेत्र होता है इस द्वितीय क्षेत्र के 5 उप क्षेत्र होते हैं। इसके 5 उप क्षेत्र होते हैं जिसमें होता है एक होता है आपका निर्माणी क्षेत्र, एक आपका निर्माणी क्षेत्र होता है, एक होता है आपका विनिर्माणी क्षेत्र, एक होता है निर्माणी क्षेत्र होता है, एक होता है विनिर्माणी क्षेत्र, एक होता है जल आपूर्ति, एक होता है दोस्तों जल आपूर्ति क्षेत्र होता है, एक होता है आपका विद्युत आपूर्ति क्षेत्र होता है और एक होता है दोस्तों आप लोगों का गैस आपूर्ति क्षेत्र। अब ये भी समझने की कोशिश करना। इसका तात्पर्य क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र होता है इस द्वितीय क्षेत्र को बेसिकली उद्योग क्षेत्रों के नाम से हम पहचानते हैं और इसको 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों के अंदर डिवाइड होता है जिसके अंतर्गत एक निर्माणी क्षेत्र आता है, एक आपका विनिर्माणी क्षेत्र आता है, एक आपका जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति और गैस आपूर्ति जैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। गैस आपूर्ति जैसी क्रियाओं को यहाँ पर शामिल करते हैं। इसका तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था के टोटल मिला के 5 क्षेत्र आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, फिर हम जानते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था का अगला क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र। इस तृतीय क्षेत्र को बेसिकली हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये आपका सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर मैं देखो मित्रों, अगर आपको इकोनॉमिक अच्छी लग रही है, ये चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना, क्योंकि रीट के अंदर अगर इकोनॉमिक्स से आपको अपने डर को खत्म करना है तो क्लास को शेयर जरूर करते रहना। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
अब मेरे प्यारे साथियों, जो अर्थव्यवस्था का जो ये तृतीय क्षेत्र होता है, ये तृतीय क्षेत्र सेवाओं से संबंधित होता है। ये तृतीय क्षेत्र जो होता है मित्रों, वो सेवाओं से संबंधित होता है, जैसे कि वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और वित्त, इन सभी क्रियाओं से संबंधित होता है अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र, जिसमें उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अब विपणन, सभी प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। एक होता है चतुर्थक क्षेत्र, जो आज वर्तमान में चतुर्थक क्षेत्र दोस्तों ज्ञान आधारित यानी एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित क्षेत्र होगा। वर्तमान में जो एआई चल रही है तो ज्ञान आधारित सेवाओं से संबंधित है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे एडवाइजर हो, इस तरह की जब बात आती है तो ये चीज़ आप लोगों के सामने आ जाती है। ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, इन सभी क्रियाओं का पार्ट मान लिया जाता है। एक आता है दोस्तों पांचवा क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र क्या कहता है ये समझिए दोस्तों। कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था का जो पांचवा या पंचम क्षेत्र है, ये उच्च स्तर की ज्ञान आधारित सेवाओं से क्या माना जाता है, संबंधित माना जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे रचनात्मक उद्योग हो। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है। और इस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां शामिल होती है। और ये अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो कच्चे माल का उत्पादन करता है और आगे के चरणों में काम में लेने की बात करता है। मैं इतना समझा दूं दोस्तों, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उस प्राथमिक क्षेत्र की कुछ मुख्य गतिविधियां होती है, जिसमें पहली गतिविधि कृषि होती है, जिसमें फसलों की खेती करना, पशुपालन करना, बागवानी करना, जिसके अंतर्गत अगर इन सभी चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है तो उस कृषि को हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान लेकर चलता है। फिर मैं तुमसे कहूँ वानिकी, दोस्तों दूसरा कहूँ वानिकी। वानिकी मतलब होता है पेड़ों की कटाई करना, वनों का प्रबंधन करना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में मछली पकड़ना, समुद्री संसाधनों का संग्रहण करना, खनन क्रिया, चाहे वो खनिज हो, तेल हो, गैस हो, इनकी बात है, उत्खनन, भूमि से सामग्री का निष्कर्षण करना, ये सारी एक्टिविटीज जो होती है वो प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित मानी जाती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि मेरे प्यारे साथियों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के योगदान, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, कि प्राथमिक क्षेत्रों का जो योगदान होता है वो योगदान कैसे कैसे होता है, तो मैं आपको इतना समझाऊंगा कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का होता है। कृषि के बाद कृषि संबंधित क्रियाएं, कृषि संबंधित जो क्रियाएं होती है उन कृषि संबंधित क्रियाओं का योगदान होता है। उसके बाद खनन का होता है और उसके बाद उत्खनन का होता है। इस बात को अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के टोटल कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए, जिसमें कृषि संबंधित क्रियाएं, खनन और उत्खनन जैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। कृषि संबंधित क्रियाएं उसके बाद होती है, खनन क्रिया आती है और उत्खनन क्रिया आती है, जो प्राथमिक क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान लेकर चलती हैं। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का नाम हो गया कृषि क्षेत्र। इसको कृषि क्षेत्र के नाम से हम पहचानते हैं। अगर मैं दोस्तों तुम्हें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में समझाऊं और भारत की अर्थव्यवस्था की जब बात यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, आगे तो यहाँ तक की बात आ जाती है, ठीक है, तो मैं एक बात समझाऊं दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था में जब 1 अप्रैल 1951 के अंतर्गत भारत के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। उस पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो दी गई थी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, वो प्राथमिकता इसी प्राथमिक क्षेत्र को दी गई थी, यानी कि कृषि क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान हुआ करता था वो प्राथमिक क्षेत्रों का ही होता था। प्राइमरी सेक्टर का योगदान उस समय
में ज़्यादा होता था। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल हेराल्ड डॉमर के द्वारा तैयार किया गया था, हेराल्ड डॉमर के द्वारा जो मॉडल तैयार किया गया था, उस मॉडल की रूपरेखा के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना हो, चाहे दामोदर घाटी परियोजना हो, ओके, चाहे आपकी हीराकुंड परियोजना हो, ये कई प्रकार की बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जो प्राथमिक क्षेत्रों को अपना योगदान देने का कार्य कर रही थी। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में उस समय प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान ज़्यादा था, क्योंकि हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी जी ये कहकर गए थे मित्रों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है और गाँवों की आत्मा कृषि क्षेत्रों पर निर्भर करती है। और भारत की आबादी का लगभग 70% जो हिस्सा होता था वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्रों में ही लीन होता था। कृषि क्षेत्र जो होते रहे उस समय सबसे ज्यादा रोजगार देने का कार्य करते थे। दोस्तों आगे, ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि कच्चे माल का उत्पादन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्रों के माध्यम से होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल प्रदान करने का कार्य करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रों का संबंध प्राकृतिक क्रियाओं से होता है, प्राकृतिक संसाधनों कैसे होता है। प्राकृतिक संसाधनों से जो भी चीज हमें प्राप्त होती है वो हमारे प्राथमिक क्षेत्रों से ही संबंधित होती है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहना आगे, ठीक है। तो कह सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कच्चे माल का उत्पादन करने का कार्य करता है। इसका मतलब बता दूं, उद्योगों को जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो बेसिकली प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो एग्जाम में ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है कि अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र होता है, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र जो होता है, ये द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा तो मेरे प्यारे साथियों द्वितीय क्षेत्र का कोई लक्ष्य ही नहीं होगा, द्वितीय क्षेत्र का कोई मकसद ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर द्वितीय क्षेत्रों को कुछ भी प्राप्त होता है, इसका मतलब द्वितीय क्षेत्रों को जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों अपन ये जानते समझते की बात आती है। तो मैं बात कर दूं, फिर कहते हैं ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में खनन क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है और प्राथमिक क्षेत्र में उत्खनन क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो बेसिकली प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर करने का कार्य करता है। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, ये क्लास आज की रात को 9 बजे डेली रहेगी। मैं आपको इतना यकीन दिला दूंगा कि मेरे लाडलो, अगर आप लोग रीट लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है और तुम्हें अगर इकोनॉमिक्स से कोई डर लगता है तो मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, लगातार 20 दिन तक इस क्लास को देख लेना, आपका सारा डर खत्म कर दूंगा। और ये जो बुक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बुक तुम सबके पास कल तक आपके हाथों में होनी चाहिए। धारणा क्लियर। चलिए मित्रों आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अब आगे चलता है दूसरा पॉइंट। कहते हैं ना, रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा, अगर कोई तुमसे पूछे आज भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है, तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर जो बेरोजगारी पाई जाती है, प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत जो बेरोजगारी पाई जाती है उस बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उसे बेसिकली अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से पहचानते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे आज के दौरान दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है, वो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है।
और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर पाई जाती है वो भी प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत ही पाई जाती है। और मैं समझा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्रों की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है अतिरिक्त रोजगार। क्या होता है दोस्तों? अतिरिक्त रोजगार। कैसे होता है मैं समझाता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से। जैसे कि किसी काम को अगर 2 लोग कर सकते हैं तो 10 इकाइयां बनाई जाती हैं। उसी काम को अगर 3 लोग मिलकर करेंगे तो भी 10 इकाइयां बनाई जाएगी। तो यहां पर जो एक व्यक्ति है वो व्यक्ति एक छिपा हुआ बेरोजगार है। वो व्यक्ति छिपा हुआ बेरोजगार होता है। इसीलिए कहते हैं कि छिपी बेरोजगारी की जो सीमांत उत्पादकता होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो सीमांत उत्पादकता क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस व्यक्ति को अगर काम से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन क्रियाओं पर कोई वास्तव नहीं होता, यानी कि उत्पादन एक्टिविटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं ना, आज हमारा प्राथमिक क्षेत्र अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि हमें पता है देश की ग्रामीण आबादी जो होती है वो अधिकतर एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। ये बात हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो भी प्राथमिक क्षेत्र है, और भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर पाई जाती है वो भी प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत ही पाई जाएगी दोस्तों। ओके, आगे तो मैं एक बात को समझा दूं कि यहां पर तीसरा नंबर है रोजगार का। फिर आता है कम विकसित देशों के लिए महत्वपूर्ण। कहते हैं ना, कम विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक बड़ा योगदान रखता है, उनके लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र का महत्व बताओ। तो प्राथमिक क्षेत्र से एक तो खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होता है, कृषि संबंधित क्रियाएं आती है, तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत जो होता है वो कृषि संबंधित क्रियाएं आती है, और कृषि संबंधित क्रियाएं जब इसमें शामिल की जाती है तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। यानी ये खाद्य सुरक्षा संबंधित एक्टिविटीज को देखने का कार्य भी प्राथमिक क्षेत्र करता है। प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों रोजगार भी देता है। प्राथमिक क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी। आज भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो हमारा कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। और प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी वो अदृश्य बेरोजगारी होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के काम पर होने से या नहीं होने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी ध्यान में रखना होता है। हम ये जानते हैं अन्य उद्योगों के लिए आधार होता है, क्योंकि आप जानते हो प्राथमिक क्षेत्र अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करा के देता है। तो इसका मतलब अन्य उद्योगों की जितनी भी क्रियाएं आगे बढ़ेगी वो कच्चे माल के बाद बढ़ेगी, और कच्चा माल उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? प्राथमिक क्षेत्र करता है। इसलिए कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है मित्रों वो अन्य उद्योगों के लिए, या मैं कह दूं द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल प्रदान करने का कार्य करता है। फिर हम ये भी जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। खासकर कम विकसित देशों के लिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है। फिर आता है जैसे कि कृषि, गेहूं, चावल, कपास, फल, सब्जियां। खनन में आता है कोयला, लोहा और सोना आता है। इसके अलावा मछली पकड़ना, मछली, झींगा होता है। वानिकी में दोस्तों लकड़ी, कागज आता है। अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? अब देखिए मित्रों, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। और मित्रों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये टॉपिक आज जब पूरा होगा तो आप लोग अपनी किताब को खोलोगे, और किताब को खोलने के बाद मेरे को बताओगे, पहले बता दो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई क्या? यानी कि अभी तक मैंने आपको यह समझाया कि अर्थव्यवस्था का सबसे मेन क्षेत्र होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, प्राथमिक क्षेत्र के क्या क्या महत्व होते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती है, ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ गई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी बुक का पेज नंबर 313 निकाल लीजिए। आप सभी साथी अपनी बुक का
पेज नंबर 313 निकाल लीजिए और मैं 2 मिनट का टाइम तुम्हें दे रहा हूं। 313 पेज नंबर को एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए और जो बात भी समझ में नहीं आए वो बात मेरे से पूछ लीजिए दोस्तों। ओके, चल ठीक है। एक बार सभी साथी लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और किताब खोलकर दोस्तों पढ़ लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, और चीज समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक, आगे बिल्कुल दोस्तों। ओके, पढ़ लिया। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, कोर्स निकालिए। एक बार सभी साथी लोग दे लिया। पहले लाइक कर दिया, दोबारा करके तो डिसलाइक नहीं, दोबारा करके कोई दिक्कत नहीं। आप तो पढ़ाई करो, जो लाइक डिसलाइक चलता रहेगा। ये चलो, आपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ये लाइक डिसलाइक तो बात की बात है, ठीक है। एक बार आप लोग पढ़ लो फटाफट। आज अपन चैप्टर नंबर 1 को पूरा रिवाइज करा देंगे और बिल्कुल आपको ऑनलाइन क्लासेस को भी ऑफलाइन की तरह पढ़ना है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं दोस्तों एप्लीकेशन में देख लेता हूँ एप्लीकेशन के बच्चों की क्या प्रॉब्लम है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो भी चीज़ समझ में पूछ लो दोस्तों। ओके, बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र की माता का समझ में आ गया। ठीक, समझ, ओके ठीक है। ओके, बिल्कुल दोस्तों, थैंक यू। चलिए एक बार फटाफट देख लो दोस्तों, फटाफट देख लीजिए। जितने भी लोग डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हैं और जितने भी लोग दोस्तों यूट्यूब पर देख रहे हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए बताते रहो। ओके, चलिए मित्रों, अब बात करते हैं हमारे अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के बारे में। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका, पहले ही सारी बातें बता चुका। देखो, हमने कहा कि अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है, जिसे हम विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का कार्य करता है, यानी जो रॉ मटेरियल इसको प्राप्त होता है। अब प्रश्न बनता है, रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है? प्राथमिक क्षेत्रों से। इसलिए तो कहा था कि द्वितीय क्षेत्र जो होते हैं वो बेसिकली प्राथमिक क्षेत्रों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। यहाँ पर कच्चे माल को तैयार कर माल में बदलने का कार्य किया जाता है। इस द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण और प्रसरण उद्योग शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये मूल्य वर्धन करता है, यानी मूल्य को बढ़ाने का कार्य करता है और रोजगार पैदा करने का कार्य करता है। कैसे करता है समझाता हूँ। जैसे कि कोई रॉ मटेरियल इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ जिसकी कीमत थी 100 रुपये, इस पर उसने काम किया और उसको निर्मित माल फिनिश गुड्स बनाया, जिसको बनाने पर पैसा लग गया 200 रुपये। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, तो मूल्य वर्धन का कार्य किया। और इस 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बदलने के लिए मान लो उसने 3-4 लोगों को नौकरी पर रखा, तो ये रोजगार प्रदान करने का कार्य भी करता है। कहने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कहने का मतलब होता है द्वितीय क्षेत्रों को जैसे ही कच्चा माल प्राप्त होता है, ये कच्चे माल पर प्रोसेसिंग करना शुरू करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद वो निर्मित माल बनता है और निर्मित माल जब बनता है तो उसकी कीमत अपने आप में बढ़ जाती है। तो ये चीज़ों की मूल्य को बढ़ाने का कार्य करता है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य भी करता है। इसका मतलब ये द्वितीय क्षेत्र जो चलता है वो आपका कच्चे माल से चलता है। बिना कच्चे माल की आपूर्ति के द्वितीय क्षेत्रों का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब पहले हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है और उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने का कार्य इस द्वितीय क्षेत्र का माना जाता है। अब आता है द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे कि द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिनको अपन शामिल करते हैं। एक तो इसमें विनिर्माण जैसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, मतलब बोले तो मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग जैसी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। यानी कि ये जो द्वितीय क्षेत्र होता है विनिर्माण, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने पर केंद्रित होता है। इसे निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं?
बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद, यानी पे कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर्स होता है उसको शामिल करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका आ जाता है। ये कंस्ट्रक्शन निर्माण उद्योगों से संबंधित होता है, जिसमें भवन निर्माण, सड़कें, पुल और आदि से संबंधित बात यहाँ पर की जाती है। ये चीज़ भी आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आगे फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रोसेसिंग की बात करते हैं। तो प्रोसेसिंग जो होता है ये क्षेत्र कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने पर केंद्रित होता है, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, रसायन उद्योग आदि की बात करते हैं। फिर आता है द्वितीय क्षेत्रों का क्या महत्व होता है। भाई अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्रों की महत्वता क्या होती है, ये क्या इंपोर्टेंसी रखता है। इंपोर्टेंसी क्या रखता है, तो मैंने कहा दोस्तों एक तो ये रोजगार होता है, रोजगार देने का कार्य करता है। मतलब ये समझ लो कि द्वितीय क्षेत्र में कई प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं, जो कि ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर दोनों प्रकार के श्रमिक प्रदान करते हैं। मतलब कि इसमें आपके अधिकारी लोग भी होते हैं, कर्मचारी वर्ग के लोग भी होते हैं, कई प्रकार के लोगों को रोजगार देने का कार्य होता है। ये द्वितीय क्षेत्र दोस्तों जीडीपी में भी अपना योगदान देता है। मतलब द्वितीय क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है और उसके मूल्य को बढ़ाने का कार्य करता है। मूल्यों में बढ़ोतरी होने की वजह से देश की जीडीपी बढ़ती है, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देश का आर्थिक विकास भी होगा। इसके साथ साथ ये द्वितीय क्षेत्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों ये औद्योगिकरण की ओर ले जाता है और अर्थव्यवस्था में विकास और वृद्धि लाने का कार्य करता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्रों के माध्यम से इस तरह का कार्य यहाँ पर होता है। हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग उद्योगों को शामिल करता है। साथ ही साथ द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का कार्य भी करता है, रोजगार पैदा करता है और अर्थव्यवस्था को डेवलप करने की भूमिका भी निभाता है। मैं आपको एक सिंपल शब्दों में समझा दूं, द्वितीय क्षेत्र को 5 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है, जो तुम अपनी बुक में लिख सकते हो। जिसमें एक होता है आपका निर्माणी क्षेत्र, क्योंकि निर्माणी क्षेत्र का योगदान थोड़ा ज्यादा होता है, पहले तो समझना। सेकंड होता है आपका विनिर्माणी क्षेत्र, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जैसी एक्टिविटीज को देखता है। फिर होता है दोस्तों आपका जल आपूर्ति क्षेत्र। ये जल आपूर्ति क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है, जल आपूर्ति क्षेत्र भी इसी में आता है। एक होता है आपका विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, एक होता है दोस्तों विद्युत आपूर्ति, और एक होता है गैस आपूर्ति क्षेत्र। ये 5 प्रकार की एक्टिविटी जो होती है वो द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर आती है। फिर तुमसे कोई पूछे कि द्वितीय क्षेत्रों का दूसरा नाम क्या होता है, तो द्वितीय क्षेत्रों को हम उद्योग क्षेत्रों के नाम से शामिल करते हैं, क्योंकि सारे क्षेत्र उद्योगों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हम जानते हैं पर्यटन, होटल, यात्रा एजेंसी सेवाएं भी यहाँ पर आ जाती है, और अन्य सेवाओं में संचार, होटल, रेस्टोरेंट, कानूनी सेवा, लेखांकन सेवा आदि आती है। और ये सेवा क्षेत्र जो होता है दोस्तों, ये सेवा क्षेत्र बेसिकली हमारी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, और तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में आज बहुत भूमिका निभा रहा है और एक विकसित अर्थव्यवस्था में अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है। अगर मैं तुमसे कहूँ आज भारत की इस अर्थव्यवस्था में अगर सबसे ज़्यादा योगदान कहीं पर देखने को मिलता है तो दोस्तों वो द्वितीय क्षेत्रों का होता है। द्वितीय क्षेत्रों के योगदान की मात्रा आज की तारीख में दोस्तों ज़्यादा देखने को मिलती है। द्वितीय क्षेत्रों का योगदान अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है अगर आज की तारीख की बात अगर करें तो। ओके, फिर अपन कहते हैं दोस्तों कि एक हो गया प्राथमिक क्षेत्र, एक हो गया प्राथमिक, एक हो गया द्वितीयक और एक हो गया तृतीयक। अब इस पूरे चैप्टर को मैं एक डायग्राम के माध्यम से पूरा आपको समझाऊंगा, फिर चैप्टर अपन खत्म करेंगे। जैसे कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और सहयोगी संपन्न क्षेत्रों को रूप में जानता है। बेसिकली इसको कृषि क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जानते हैं और तृतीय क्षेत्रों को सेवा क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। इसमें कहीं कोई दोहराई की बात नहीं है कि पहला पॉइंट तो ये कहता है कि इनका उपनाम क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्रों को सेवा क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है।
फिर मैं तुमसे कह दूं, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। दोस्तों ये क्लास कल से एप्लीकेशन पे चलेगी, तो आप लोग एप्लीकेशन पे जरूर रहना। प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र एक वस्तु का रूप बदलकर उसकी उपयोगिता बदलते हैं, मतलब रूप उपयोगिता बदलने का कार्य ये करते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीय क्षेत्रों में क्या होता है, कच्चे माल से निर्मित माल बनाने का कार्य किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के उपयोगी सेवाएं देते हैं और उनकी कार्यशीलता को वहन करने का कार्य करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र असंगठित होता है और परंपरागत तकनीकों पर प्रयोग करते हैं। ये द्वितीय क्षेत्र संगठित क्षेत्र होते हैं और बेहतर तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र संगठित होते हैं और बेहतर तकनीक का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो ये था दोस्तों पूरा चैप्टर, और पूरे चैप्टर की बात करें तो सिंपल सा चैप्टर था, कहीं कोई दोहराई की बात नहीं थी। अब देखिए मित्रों, आप लोग बता दूं, जैसे आप अपनी बुक पढ़ोगे दोस्तों, तो आप बता दूं हमारे द्वारा ये जो बुक है, इस बुक को अगर आप देखोगे, ढंग से मेरी बात को सुनोगे, तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, इस बुक के पेज नंबर की मैं बात करूं, इस बुक के पेज नंबर की अगर मैं बात करूं, तो आज मैंने आपको इस बुक का पेज नंबर 313, 314, ओके 314 और 315, यानी दोस्तों 313 और 14 15 की यानी बात है 313 और 14, ये 2 पन्ने पढ़ाए। और साथ ही साथ दोस्तों इस चैप्टर के हमने टॉप 20 क्वेश्चन आपको इस बुक में दे रखे। आप उन 20 क्वेश्चनों को एक बार पढ़ना और उसके बाद तैयारी करना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक कहा कि सर आप वीडियो एग्जाम पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐप में कुछ ही क्लासें हो रही, बाकी बेटा हमें सब एग्जाम की टेंशन होती है, आप इसकी बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वो हमारी टेंशन है, ओके वो हमारी। अच्छा बताओ, आज बताइए दोस्तों, आज आपको इस बुक का चैप्टर नंबर जो 1 है, वो चैप्टर नंबर 1 पूरा समझ में आ गया क्या? अगर चैप्टर नंबर 1 पूरा समझ में आ गया है तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 के टोटल 20 क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चनों को एक बार पढ़ना है और अपना चैप्टर रिवाइज करना है, अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। और अगर चैप्टर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है। और दोस्तों अगर आप रीट एग्जाम से हो और लेवल 2 से हो और आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन है, तो मैं बता दूं इस बुक से बेटर आपको राजस्थान के अंदर कोई बुक नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। हालांकि वैसे तो हर कोई व्यक्ति अपनी बुक को बेटर ही बताता है, लेकिन दोस्तों हम हमारी बुक को बेटर नहीं बताते, हम उस बुक को पढ़ाते हैं आपको, जिससे कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमारी बुक में कौन सा कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, वो सब तुम्हारी आंखों के सामने होता है। क्यों? क्योंकि दृष्णा पब्लिकेशन पर दोस्तों जो भी किताब छपती है ना, वो किताब दोस्तों पूरी की पूरी आपको पढ़ाई जाती है दोस्तों, वो पूरी की पूरी बुक आपको पढ़ाई जाती है, आपको टेंशन लेने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं होती। अब आपको करना क्या है, इतना सा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लोग हमारे कोर्स संबंधी चीज़ों को ज्वाइन करते हो तब तो आप लोग डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया करो। ये डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जहां पर आप लोग किसी भी प्रकार के राजस्थान के कोर्स की तैयारी कर सकते हो, लाइव और ऑफलाइन। अगर आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आना चाहते हो और राजस्थान के अलग अलग एग्जाम के टेस्ट सीरीज में बैठना चाहते हो, तो हमारा ऐप है टेस्ट रैंकर ऐप दोस्तों, हमारा ऐप है नया, जिसका नाम ही है टेस्ट रैंकर विथ मुकेश सर, टेस्ट रैंकर विथ मुकेश सर दोस्तों। ये हमारा ऐप है जहां पर आपको अलग अलग एग्जाम की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और पूरा मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। तो आपको देर किस बात की, अभी कभी प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाकर दोनों के दोनों ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करना प्रारंभ कर दीजिए दोस्तों, इससे बेटर नहीं होगा। और अगर आप लोग हमारे मटेरियल बुक्स की बात करना चाहते हो तो बुक्स के लिए राजस्थान के किसी भी दुकानदार के पास जाइए और बोलिए कि दृष्णा पब्लिकेशन की मुकेश सर की बुक हमें चाहिए। बस ये 3 काम आपको करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का जो चैप्टर था वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ओके। अब बताओ दोस्तों, आज के चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है बताइए दोस्तों। मैंने पेज नंबर 313 और पेज नंबर 314 दोनों पेज को ढंग से समझा दिया। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की संपूर्ण कहानी आपको बता चुका। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप आराम से दोस्तों मेरे से पूछ सकते हो, ओके। चलिए दोस्तों,
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों तक शेयर जरूर करना, और कम से कम फीस में, नाम मात्र की फीस में पढ़ना है तो डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन का स्वागत है। और वहाँ पर दोस्तों आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे बिना किसी पंचायत के। ओके, धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट सभी को, टेक केयर सभी को, बाय बाय, ऑल द बेस्ट दोस्तों।